नमस्ते दोस्तों। ऑडियो ग्रंथालय के एक और एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रिया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा और सामने वाले ने उसका बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया? या फिर किसी से झगड़ा हुआ और बाद में आपको लगा कि काश मैंने अपनी बात अलग तरीके से कही होती? हम सब के साथ होता है ना? हमारी बातचीत, हमारे कॉन्वर्सेशंस अक्सर झगड़े, गलतफहमी और दुख का कारण बन जाते हैं, चाहे हमारी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी बात इस तरह से कहें कि कनेक्शन बढ़े, झगड़ा नहीं? क्या कोई ऐसी भाषा है जो दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम उसी भाषा को सीखने वाले हैं। हम समरी सुनेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है, एक जीने का तरीका है। किताब का नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अ लैंग्वेज ऑफ लाइफ। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अ लैंग्वेज ऑफ लाइफ। और इसके ऑथर हैं डॉक्टर मार्शल बी रोजनबर्ग। डॉक्टर रोजनबर्ग जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में लगा दी कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कंपैशनेट यानी करुणा से भरे कैसे रह पाते हैं, जबकि दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर ही हिंसा या गुस्से पर उतर आते हैं। उन्होंने पाया कि इसका जवाब हमारी भाषा में, हमारे शब्दों में छिपा है। उन्होंने एक कम्युनिकेशन का मॉडल बनाया जिसे वो NVC या कंपैशनेट कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम जजमेंट्स, ब्लेम और क्रिटिसिज्म से दूर हटकर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन को बढ़ावा दे। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं उस दिल की भाषा को जो हमारे रिश्तों में जादू कर सकती है। पार्ट 1, हिंसा की भाषा और NVC का पहला कदम। सबसे पहले आइए समझते हैं कि डॉक्टर रोजनबर्ग के हिसाब से वायलेंट या हिंसा वाली कम्युनिकेशन क्या है। यहाँ हिंसा का मतलब सिर्फ गाली गलौज या मारपीट से नहीं है। हिंसा बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल भी हो सकती है। इस भाषा को डॉक्टर रोजनबर्ग मजाक में जैकल लैंग्वेज, भेड़िए की भाषा कहते हैं। ये वो भाषा है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। इसके कुछ रूप हैं। मॉरलिस्टिक जजमेंट्स। मॉरलिस्टिक जजमेंट्स जब हम दूसरों को सही या गलत, अच्छा या बुरा लेबल करते हैं, जैसे तुम बहुत लेजी हो या ऐसा करना गलत है। जब हम जज करते हैं तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। कंपैरिजन्स। कंपैरिजन्स जब हम एक इंसान की तुलना दूसरे से करते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा कितना आगे निकल गया और एक तुम हो। कंपैरिजन्स इंसान को खुशी से दूर ले जाती हैं। डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया था, या मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि तुमने मुझे प्रोवोक किया। डिमांड्स जब हम अपनी इच्छा को एक ऑर्डर की तरह पेश करते हैं। अगर सामने वाला मना कर दे तो उसे सजा या ब्लेम का डर होता है। ये जैकल लैंग्वेज लोगों के बीच दीवारें खड़ी करती है। इसके विपरीत डॉक्टर रोजनबर्ग ने एक और भाषा का जिक्र किया जिसे वो जिराफ लैंग्वेज, जिराफ की भाषा। जिराफ इसलिए क्योंकि ये जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़े दिल वाला जानवर है और उसकी लंबी गर्दन उसे चीजों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करती है। ये जिराफ लैंग्वेज यानी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन 4 सिंपल स्टेप्स पर आधारित है। ये एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जिससे हम अपने ध्यान को वहां लाते हैं जहां कनेक्शन पैदा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन। इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन में जो हो रहा है उसे बिना किसी इवैल्यूएशन या जजमेंट के कहना। सिर्फ वो ही बताना जो एक वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। ये सुनने में आसान लगता है पर है बहुत मुश्किल। हमारी आदत है ऑब्जर्वेशन में इवैल्यूएशन मिक्स करने की। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इवैल्यूएशन, मेरा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये आपका जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन, मैंने देखा कि मेरा बेटा पिछले 1 घंटे से किताब खोलकर बैठा है लेकिन उसने एक भी पन्ना नहीं पलटा है। ये एक फैक्ट है जिसे कोई भी देख सकता है। एक और एग्जाम्पल। इवैल्यूएशन, तुम हमेशा मीटिंग के लिए लेट आते हो। यहाँ हमेशा एक एग्जैजरेशन है, एक जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन,
इस हफ्ते हमारी 3 मीटिंग्स हुई और तीनों में आप 10 मिनट देर से आए। ये एक स्पेसिफिक वेरीफाइबल फैक्ट है। जब हम अपनी बात एक ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं तो सामने वाले के डिफेंसिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उन पर अटैक नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक सच्चाई बयान कर रहे हैं जिस पर वो भी अग्री कर सकते हैं। ये एनवीसी के प्रोसेस की नींव है। अगर पहला ही कदम गलत हो गया, अगर हमने ऑब्जर्वेशन की जगह क्रिटिसिज्म से शुरू कर दिया, तो आगे कनेक्शन बनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से कोई मुश्किल बात करने जाएं, तो पहले रुक कर सोचें, यहाँ पर फैक्ट क्या है और मेरा जजमेंट क्या है। दोनों को अलग करना ही कंपैशन की तरफ पहला कदम है। पार्ट 2, दिल की गहराई, फीलिंग्स और नीड्स को समझना। हेलो दोस्तों, प्रिया के साथ ऑडियो ग्रंथालय में आपका फिर से स्वागत है। हम डॉक्टर मार्शल रोजनबर्ग की किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की समरी सुन रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने एनवीसी के पहले स्टेप के बारे में जाना, जो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी किसी भी सिचुएशन को बिना जज किए जैसा है वैसा देखना और बयान करना। अब आते हैं एनवीसी के दूसरे और तीसरे स्टेप पर, जो इस प्रोसेस का दिल हैं। स्टेप 2 है फीलिंग्स, भावनाएं। ऑब्जर्वेशन बताने के बाद अगला कदम है ये बताना कि उस ऑब्जर्वेशन से आपको कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर जरूरी है कि हम अपनी असली भावनाओं को पहचानें और उन्हें एक्सप्रेस करें। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्रैप है। अक्सर हम जिन शब्दों को फीलिंग समझते हैं, वो असल में हमारे विचार या थॉट्स होते हैं, जो सामने वाले पर आरोप लगा रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मुझे लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, आई फील इग्नोर्ड। या मुझे लगता है कि मेरी बेइज्जती हुई है, आई फील इंसल्टेड। ये असली फीलिंग्स नहीं हैं, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है। असली फीलिंग्स या भावनाएं होती हैं खुश, दुखी, गुस्सा, डरा हुआ, चिंतित, उत्साहित, शांत, एटसेट्रा। तो एनवीसी हमें एक रिच फीलिंग्स वोकैब्युलरी डेवलप करने के लिए एनकरेज करता है। चलिए अपने पिछले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। ऑब्जर्वेशन, जब मैं आपसे बात कर रहा था और आपने 3 बार अपना फोन चेक किया, अब यहाँ पर आपकी फीलिंग क्या होगी? आप कह सकते हैं, तो मुझे दुख हुआ, या तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया, या तो मैं आहत हुआ। यहाँ आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी भावना की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मुझ पर इसका क्या असर हुआ। ये वल्नरेबिलिटी, ये अपनी कमजोरी दिखाना, कनेक्शन बनाने के लिए एक पुल का काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हमारी ये फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? हमारा कॉमन बिलीफ है कि हमारी फीलिंग्स दूसरों के एक्शंस की वजह से होती हैं। तुमने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। और यहीं पर डॉक्टर रोजनबर्ग एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश करते हैं। ये एनवीसी का तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप है, नीड्स, जरूरतें। डॉक्टर रोजनबर्ग कहते हैं कि हमारी फीलिंग्स दूसरों के एक्शंस की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी पूरी या अधूरी जरूरतों, मेट या अनमेट नीड्स की वजह से पैदा होती हैं। दूसरों का एक्शन सिर्फ एक ट्रिगर, एक स्टिमुलस हो सकता है, लेकिन असली कारण हमारे अंदर है। ये नीड्स यूनिवर्सल होती हैं। हर इंसान की, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, जैसे कनेक्शन, जुड़ाव, सेफ्टी, सुरक्षा, रिस्पेक्ट, सम्मान, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता यानी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, मीनिंग, जीवन का अर्थ, केयर, देखभाल। जब हमारी ये नीड्स पूरी होती हैं तो हम पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं, जैसे खुशी, शांति, उत्साह। और जब ये नीड्स पूरी नहीं होती तो हम नेगेटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं, जैसे दुख, गुस्सा, डर। तो एनवीसी का पूरा प्रोसेस अब ऐसा दिखता है। When you do X, observation, I feel Y, feeling because I need Z, need। आइए अपने फोन वाले एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। जब मैंने देखा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप अपना फोन चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, तो मुझे दुख हुआ, फीलिंग, क्योंकि उस वक्त मेरी कनेक्शन, जुड़ाव और कंसिडरेशन, ध्यान दिए जाने की नीड पूरी नहीं हो रही थी, नीड। देखा आपने, यहाँ ब्लेम गेम बिल्कुल खत्म हो गया। आपने सामने वाले को बुरा नहीं कहा, आपने सिर्फ अपने बिल की बात, अपनी जरूरत उनके सामने रखी।
और इसका दूसरा पहलू है एम्पैथी। जब कोई और गुस्से में या दुखी हो तो एनवीसी हमें उनके शब्दों के पीछे छिपी उनकी फीलिंग्स और नीड्स को सुनने की कोशिश करने के लिए कहता है। अगर आपका पार्टनर आप पर चिल्ला रहा है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तो उसके पीछे उसकी अधूरी नीड को सुनने की कोशिश करें। शायद उनकी नीड है टू बी हर्ड, सुने जाने की, या टू बी अंडरस्टूड, समझे जाने की। जब आप उनकी नीड को पहचान कर उनसे कहते हैं, क्या आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, तो उनका गुस्सा एकदम से कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने उनके दिल की बात समझ ली है। पार्ट 3, दिल से मांगना और एनवीसी को जिंदगी में लाना। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की समरी के आखिरी हिस्से में हैं। अब तक हमने एनवीसी के 3 स्टेप्स सीखे हैं: ऑब्जर्वेशन, बिना जजमेंट के देखना; फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को पहचानना; और नीड्स, उन भावनाओं के पीछे अपनी ज़रूरतों को समझना। जब आपने अपनी बात इस तरह से रख दी कि आपने क्या देखा, आपको कैसा लगा और आपकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, तो अब आगे क्या? यहाँ आता है एनवीसी का चौथा और आखिरी स्टेप, रिक्वेस्ट्स, अनुरोध। अपनी नीड बताने के बाद आप सामने वाले से एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक अनुरोध करते हैं जिससे आपकी वो नीड पूरी हो सके। लेकिन एक रिक्वेस्ट और एक डिमांड, मांग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और एनवीसी इस फ़र्क पर बहुत जोर देता है। एक डिमांड कहती है, मेरी बात मानो, नहीं तो। इसके पीछे सज़ा का, ब्लेम का या गिल्ट का डर छिपा होता है। अगर आपकी बात ना मानी जाए तो आप सामने वाले को गलत ठहराते हैं। एक रिक्वेस्ट में सामने वाले के पास ना कहने की आज़ादी होती है। अगर वो ना कहते हैं तो आप उन पर गुस्सा नहीं होते, बल्कि उनकी ना के पीछे छिपी उनकी फीलिंग और नीड को समझने की कोशिश करते हैं। असली रिक्वेस्ट तभी होती है जब आप सामने वाले की ज़रूरतों का भी उतना ही ख्याल रखें जितना अपनी ज़रूरतों का। एक अच्छी रिक्वेस्ट के कुछ गुण होते हैं। ये पॉजिटिव होती है। आप बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ना कि ये कि आप क्या नहीं चाहते। नेगेटिव रिक्वेस्ट, मीटिंग में लेट मत आया करो। पॉजिटिव रिक्वेस्ट, क्या आप आगे से मीटिंग टाइम पर आने की कोशिश कर सकते हैं। ये क्लियर और स्पेसिफिक होती है। आप बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि आप सामने वाले से कौन सा कॉन्क्रीट एक्शन चाहते हैं। वेग रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी थोड़ी इज्जत करो। इज्जत करने का क्या मतलब है, ये क्लियर नहीं है। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या आप प्लीज अपना फोन साइड में रख सकते हैं। ये करने वाली होती है। ये एक ऐसा एक्शन होता है जिसे इंसान उसी वक्त कर सकता है। तो चलिए अपने एनवीसी के पूरे 4 स्टेप्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर घर पर ऑफिस का काम ले आता है और आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। जैकल लैंग्वेज, भेड़िए की भाषा, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। जिराफ लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन, मैं देख रही हूँ कि पिछले 3 दिन से आप रात को डिनर के बाद भी 2-2 घंटे लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। फीलिंग, जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे थोड़ा अकेला और दुखी महसूस होता है। नीड, क्योंकि हमारे रिश्ते में कनेक्शन, जुड़ाव और इंटीमेसी, आत्मीयता की मेरी नीड पूरी नहीं हो पाती। रिक्वेस्ट, तो क्या आप तैयार होंगे, वुड यू बी विलिंग कि हफ्ते में 3 रातें हम नो वर्क आफ्टर डिनर रूल बनाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें। इस तरीके से बात करने से झगड़े की गुंजाइश कम और कनेक्शन की गुंजाइश बढ़ जाती है। आप कंप्लेन नहीं कर रहे, आप अपने दिल की ज़रूरत बयान कर रहे हैं। एक आखिरी चीज़ जो डॉक्टर रोजनबर्ग सिखाते हैं वो है सेल्फ एम्पैथी, यानी खुद के साथ एनवीसी का इस्तेमाल करना। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारा अंदर का जैकल हमें ही क्रिटिसाइज करने लगता है। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझसे हमेशा सब गड़बड़ हो जाती है। सेल्फ एम्पैथी का मतलब है अपने आप को भी उसी तरह से सुनना जैसे हम दूसरों को सुनते हैं। अपने एक्शंस को जज करने की बजाय उनके पीछे छिपी अपनी अधूरी नीड को समझना। हाँ, मैंने ये गलती की, उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था, शायद मैं थका हुआ था, मेरी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही थी, शायद आराम की या सपोर्ट की। जब हम खुद के साथ करुणा से पेश आते हैं तभी हम दूसरों के साथ भी सच्चे दिल से करुणा से पेश आ सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी समरी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की।
ये किताब हमें बताती है कि हमारे शब्द या तो दीवारें खड़ी कर सकते हैं या फिर खिड़कियां खोल सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चुनें। एनवीसी कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं है जिससे आप लोगों से अपनी बात मनवा लें। ये एक माइंडसेट है, एक कॉन्शियसनेस है। इसका मकसद है कनेक्शन बनाना, एक ऐसी क्वालिटी का कनेक्शन जहां हर किसी की ज़रूरतों की परवाह की जाए। इसकी प्रैक्टिस करना शुरू में अजीब लग सकता है, मैकेनिकल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं, झगड़े कम हो रहे हैं और आप ज़्यादा शांत और कंपैशनेट इंसान बन रहे हैं।